नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग्स। अभी हम चर्चा कर रहे हैं, अभी हमारा चल रहा टॉपिक है। तो इससे पूर्व जैसे हमने चर्चा करी थी कुछ चित्रकला के कंपोजिशन के बारे में, तो प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन यानी संयोजन के सिद्धांतों के बारे में। तो हमारा दूसरा सिद्धांत चल रहा है हारमनी यानी कि सामंजस्य। एक चित्र के अंदर अब ये किन किन तत्वों के द्वारा कैसे कैसे सामंजस्य बिठाया जा सकता है। तो हम जैसे रेखा के बारे में कर चुके हैं हम। जो रेखाएं 3 तरह की होती है। तो जैसे मान लो सीधी रेखाएं हैं, उसके बाद में जो अवरोधक रेखाएं हैं, संधि रेखाएं हैं। उसके बाद में जो फॉर्म के बारे में हम चर्चा करी कि फॉर्म से किस तरह से जो समान रूप से फॉर्म है, बड़ी है, छोटी है, विरोधाभासी फॉर्म है, तो उनका किस तरह सामंजस्य उसमें नज़र आए। इसके बाद मैंने जैसे पोत के बारे में चर्चा करी, टेक्सचर्स के बारे में, कि पोत के द्वारा एक कलाकृति में पोत के द्वारा किस तरह सजन उसके प्रभाव को द्विगुणित किया जा सकता है और किस तरह से उसके अंदर सामंजस्य वाले पोत का चयन या सृजन कलाकृति को आकर्षक बनाता है, इसके बारे में चर्चा करी। और उसके बाद में फिर जैसे हमने विचार सामंजस्य के बारे में किया, तो कलाकृति में कोई भी पेंटिंग या कंपोजिशन उसके अंदर विचार सामंजस्य महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्व स्थान उसका होता है। क्योंकि चित्र के जो भी तत्व है रेखा, रूपण, पोत आदि के मध्य सामंजस्य है का जो महत्व तभी हो सकता है जब वे सभी उसमें निहित विचार यानी कि जो चित्रकार के मन में जो विचार है, जो फीलिंग्स हैं, जो उसका टॉपिक है, जो सब्जेक्ट्स है, उसके अनुरूप ही ढलती हुई प्रयुक्त हो और प्रत्येक आकृति यानी प्रत्येक फॉर्म व तत्व उसी विचार को पोषित करते हो। जैसे बताया था ना, जैसे गाँव का दृश्य है तो गाँव के अनुरूप ही वो सारी आकृतियाँ उसमें बनाई जाएगी, तभी आपस में उनका सामंजस्य का या विचार सामंजस्य नजर आएगा। अन्यथा उसमें अगर उसके विपरीत होगी तो वो चीज़ उसमें नज़र नहीं होगी। अब इसके आगे जैसे हम चर्चा करते हैं वर्ण सामंजस्य। तो वर्ण यानी मतलब रंग, कलर का किस तरह से सामंजस्य नज़र आना चाहिए, किस तरह से सामंजस्य होना चाहिए। तो कोई भी चित्र या कोई कंपोजिशन है तो उसमें सबसे सुंदर या सामंजस्य वर्ण सामंजस्य होता है। यानी जो कलर्स है, जो रंग, उन रंगों का किस तरह से आपस में सामंजस्य हो। यानी कि जो सामान्यतः निकटवर्ती वर्ण है यानी जो परस्पर है समीपवर्ती वर्ण जिनको कह सकते हैं वर्ण है, अथवा समान मान वाले वर्णों का प्रयोग चित्र में सामंजस्य का प्रभाव उत्पन्न करता है। यानी कि निकटवर्ती वर्ण है, समीपवर्ती वर्ण और जो समान मान वाले एक टोन वाले कलर्स हैं, तो वो चित्र में सामंजस्य का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। परंतु अगर इससे तात्पर्य ये नहीं कि सभी रंग एक दूसरे से संबंधित ही हो, परंतु उनमें जैसे एक रास्ता यानी समानता से बचने के लिए पर्याप्त विविधता भी होनी आवश्यक है। अर्थात जैसे निकटवर्ती वर्णों के साथ पूरक अथवा विरोधी वर्णों का प्रयोग में लाया जाए तो भी वह सामंजस्य के साथ साथ रोचकता भी वृद्धि करता है उसके अंदर। यानी कि अगर जैसे मान लो जो समान कलर है और समान कलर के साथ में अगर विरोधी वर्णों को प्रयोग में लाए जाते हैं तो वह सामंजस्य संतुलन भी करेंगे, सामंजस्य बैठाएं आपस में, सामंजस्य के साथ नजर आएंगे और उस सामंजस्य के साथ में रोचकता में भी उसमें वृद्धि करते हैं और ये सामंजस्य के जो प्रभाव को अधिक आकर्षण भी बनाते हैं। अब जैसे कलर्स के बारे में, रंगों के बारे में कह सकते हैं कि ये रंग 2 प्रकार के कहे जा सकते हैं। जैसे पेंटिंग में बताया कहते हैं उनमें कि वर्ण मुख्य तरह से 2 समूह होते हैं इनके रंगों के। तो एक तो जैसे इसको बोलते हैं उष्ण यानी कि गर्म और एक होते हैं शीतल यानी ठंडे रंग। तो रंगों का एक स्वभाव है, नेचर होता है कि कौन से गर्म रंग कहलाते हैं और कौन से शीतल। और उष्ण के साथ साथ उष्ण रंगों की रंगतें तथा शीतल के साथ साथ इन्हीं वर्णों की रंगतें सामंजस्य उत्पन्न कराती है। यानी कि जो हार्ड मतलब जिनको बोलते हैं हम गर्म कलर, उष्ण कलर, तो उन कलर्स के साथ साथ में जैसे जो उष्ण कलर चलेंगे तो वो रंगतें, उसकी जो कलर्स की रंगतें हैं और शीतल के साथ साथ इन्हीं वर्णों की रंगतें आपस में सामंजस्य प्रभाव उत्पन्न करती है। परंतु विविधता यानी कि उसमें चेंज लाने के लिए, अलग अलग लाने के लिए, विविधता लाने के लिए उष्ण रंगों यानी गर्म रंगों के साथ में शीतल रंगों का तथा शीतल के साथ उष्ण रंगतों का प्रयोग करने से चित्र अधिक आकर्षक दिखाई देता है। तो ये जैसे मान लो उसके समान रंगों को भी यूज कर सकते हैं और समान के साथ में जैसे उसके मान लो शीतल है और उसके साथ में गर्म रंगों का भी हम सामंजस्य करते हैं तो वो विविधता भी लाएंगे और चित्र के अंदर आकर्षक भी
पैदा करते हैं और आकर्षकता उसमें दिखाई भी देती है। तो और चित्र के सामंजस्य में कोई हानि भी नहीं पहुंचती, बल्कि उसके सामंजस्य की वृद्धि में ही सहायक होते हैं ये। और ये कार्य किंचित सावधानी पूर्वक करना चाहिए, यानी कि इसमें ये ध्यान देना जरूरी है कि ये चीज़ें जो भी कार्य करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये कुशलतापूर्वक यानी कि पारंगत होने के साथ, अभ्यास के साथ, अभ्यास हो जाने के बाद में इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। और सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले जो होते हैं कलर्स होते हैं जिनमें जैसे पीला और उसके सजातीय वर्ण होते हैं, और ये रंग पृष्ठभूमि के लिए भी श्रेष्ठ होते हैं। अब जैसे आता है वर्ण सामंजस्य की विधियाँ, यानी कलर्स को किस तरह से सामंजस्य करते हैं, उसकी कैसी विधियाँ हैं। तो वर्ण सामंजस्य के लिए निम्न विधियाँ प्रयोग में लाया जा सकती है। किन किन विधियों का प्रयोग में किया जा सकता है? जैसे रंग को धूमिल करके, यानी कि उसको मट में लगाकर, कोई भी जैसे वर्ण है तो उसकी पूरक रंगत को मिलाने से प्राप्त होने वाली उदासीन व धूमिल रंग तटस्थ प्रभाव देने वाली होती है। इस प्रकार रंगतें अपनी प्रखरता को खोकर आपस में सामंजस्य स्थापना कर लेती है। यानी कि कोई भी जो रंग है तो उसकी जो पूरक रंग है, यानी जो उसको उसमें रंग चेंज करने से, उसमें को टोन चेंज करने से या उसको धूमिल करने से तो प्राप्त होने वाली उदासीन और धूमिल रंग, तो वो जो रंग बनते हैं, टोन बनती है, तो वो तटस्थ प्रभाव देने वाली होती है। और इस प्रकार के रंगतें अपनी प्रखरता को खोकर आपस में सामंजस्य स्थापना भी कर लेती है। यानी कि जो मेन जो मूल कलर है, प्राइमरी कलर है, तो उसके अंदर उसके रंगत चेंज कर देते हैं उसको धूमिल करने से, वो ठीक है, वो चेंज हो गया उसका, लेकिन उसका जो तटस्थता है, उसका जो प्रभाव है, वो अपनी प्रखरता को खोकर भी आपस में एक स्थापना सामंजस्य बना लेती है। अब दूसरा, सभी वर्णों में यानी सभी रंगों में किसी समान रंग या समान वर्ण के मिश्रण द्वारा, यानी कि चित्र में प्रयुक्त सभी वर्णों में किसी एक समान वर्ण का मिश्रण कर देने से सामंजस्य प्राप्त किया जा सकता है। और इस विधि द्वारा चित्र में विरुद्ध रंगों में भी सामंजस्य लाया जा सकता है। जैसे मान लो पीला व नीले रंग में हरे रंग के मिश्रण से सामंजस्य उत्पन्न किया जाता है। जैसे मान लो पीला और नीला मिलाने से कौन सा कलर बनेगा? हरा कलर। तो इस तरह से ये आपस में एक दूसरे से उनका सामंजस्य हो गया। ये नहीं कि वो भद्दा लगेगा, खराब लगेगा, लेकिन दोनों के जो समान सामंजस्य हुआ उनका, तो वो एक हरे रंग का प्रभाव या हरे रंग के मिश्रण से सामंजस्य उत्पन्न किया जा सकता है। और अन्य रंगतों में भी इसी प्रकार मिश्रण से सामंजस्य की स्थापना उसकी स्थापना से जैसा उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे और पारदर्शक जो बताया, जैसे मान लो पारदर्शक आवरण विधि द्वारा, यानी जो ट्रांसपेरेंसी जो कलर्स है ना, ट्रांसपेरेंसी टेक्निक, कलर्स को इस तरह से लगाया है, यानी किसी प्रकार के रंग योजना के ऊपर एक पतले पारदर्शक वर्ण का आवरण लगा देने से भी सभी रंग आवरण के प्रभाव से एक सामंजस्य का प्रभाव ग्रहण कर लेते हैं। तो इस विधि को ग्लेजिंग भी कहा जाता है। यानी कि जो ट्रांसपेरेंसी कलर है ऊपर, जैसे मान लो नीचे डार्क कलर लगा दिया, ऊपर लाइट कलर पतला पतला लगाने से भी वो चीज़ें अंदर आते, तो उनका एक आपस में सामंजस्य उसमें भी नज़र आने का एक प्रभाव उत्पन्न आता है। यानी कि सामंजस्य उसमें का प्रभाव आ जाता है। और दूसरा है जैसे मान लो धूमिल रंग, जो मैंने अभी बताया कि किसी भी दो रंगों के पास पास लगे होने से विरोधाभास उत्पन्न होता रहता है, हो रहा हो, तब उनके मध्य किसी धूमिल रंगत को लगा देने से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा, तो उनके जैसे मध्य किसी धूमिल रंगत जिसमें आपस में कोई दूसरी टोन की कलर्स लगा देने से भी वहाँ दोनों में आपस में सामंजस्य का प्रभाव आ जाता है। यानी कि इससे ऊपर था पारदर्शक रंग आवरण विधि द्वारा। अब ये चौथा है जैसे धूमिल रंगों की मध्यस्थता द्वारा, यानी कि मान लो को दो कलर लगा रहे हैं और दो रंगतों के पास पास लगे होने से विरोधाभास अगर उत्पन्न हो रहा है, तो उसके मध्य, दोनों के मध्य कोई धूमिल रंग को लगा देने से भी सामंजस्य का प्रभाव आ जाता है। दूसरा इसके बाद है जैसे पोत परिवर्तन द्वारा यानी कि टेक्सचर्स के द्वारा। तो चित्रित रूपाकारों, यानी चित्र के अंदर जो रूपाकार फॉर्म है, आकार है, और एक वर्ण की सतह पर पोत को खुरदरा या मोटा या चिकना आदि करके लगाने से रंगत में अंतर आ जाता है। यानी कि कोई अगर कलर लगा रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप थिक कलर लगा देते हैं, यानी नाइफ से या मोटा कलर लगा देते हैं या चिकना कलर लगा, तो उसका भी एक अलग प्रभाव नज़र आएगा और वो उसके अंदर लगाने से रंगत में अंतर आ जाएगा।
और इसके व्यवहार से, इसके प्रयोग से सतह पर, यानी जो हमारी स्पेस है उस पर स्वाभाविक रूप से उत्पन्न छाया प्रकाश आदि के कारण जो कलर्स है, कलर्स की रंगत है, उसकी प्रखरता कम हो जाने से सामंजस्य रचना सरलता से प्राप्त की जा सकती है। यानी कि जो कलर्स है, उन कलर्स को भी आपस में जैसे मान लो ठीक रूप में लगा के या प्लेन लगा के या चिकने रूप में लगा यूज करके, तो उनकी जो कलर्स की जो टोन है उसमें परिवर्तन नज़र आ जाता है। तो उससे भी जैसे मान लो आपस के अंदर सामंजस्य रचना सरलता से प्राप्त की जा सकती है। और सामान्यतः निकटवर्ती यानी जो समीपवर्ती पोत का व्यवहार उपयोगी रहता है। अब उपयुक्त विधियों के अंतर अतिरिक्त भी जैसे रेखा, वर्ण, रूपाकार तथा पोत आदि में क्रमिक परिवर्तन अथवा अनुक्रम ग्रेडेशन के भी सामंजस्य प्राप्त करने की प्रमुख विधि है। यानी कि ये जो विधियां हैं, इन टेक्निक्स के अलावा भी जैसे जो रेखा है, कलर्स है, रूप है, पोत है, इनमें क्रमिक परिवर्तन मतलब आपस के अंदर चेंज कर करके, क्रमिक इनका चेंज कर करके भी आपस में कलाकृति में या इनका जो अनुक्रम है, जो ग्रेडिंग सिस्टम अनुक्रम है यानी कि क्रम है, उसके अंदर चेंज करके भी या परिवर्तन करके भी सामंजस्य प्राप्त करने की प्रमुख विधि रही है। और कलाकृति में सामंजस्य के अनूप प्राप्त अनेक रूप प्राप्त होते हैं। विचार, क्रिया तथा स्वभाव की समरूपता के अतिरिक्त सामंजस्य जो हार्मनी की कुछ ऐसी स्थितियां भी दृष्टिगत हो जाती है जो परस्पर विरोधी होने पर भी बार बार दोहराए जाने से सामंजस्यपूर्ण मान ली जाती है। इन्हें हम स्वीकृत सामंजस्य के अंतर्गत रख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संयोजन के सिद्धांतों में सामंजस्य अपना अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो पहला रहा यूनिटी और दूसरा रहा सामंजस्य। अब सामंजस्य इन तत्वों के द्वारा जैसे रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, टेक्चर्स है ना, इनके द्वारा आपस में किस तरह से इनको यूज किया जाए, किस तरह से इनका प्रयोग किया जाए, किस जैसे कलर्स के बारे में बताया, रेखाओं के बारे में बताया, टेक्सचर्स के बारे में बताया, है ना, फॉर्म के बारे में बताया। तो किस तरह से हमारे जो विचार है, हमारे भाव हैं, हमारे सब्जेक्ट्स है, उसके अनुरूप वो सारी चीज़ें उसके अनुरूप होती रहती है। तो वो सारे उनमें आपस में एक सामंजस्य बना रहेगा और बिना जो सामंजस्य बना रहेगा तभी एक श्रेष्ठ कलाकृति का निर्माण होगा और सौंदर्यात्मक अनुभूति होगी। धन्यवाद। अब इसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे, इससे तीसरा जो प्रिंसिपल्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।